तालियां तो बनती हैं। जुनून चाहिए, कला कोई भी हो, कलाकार में जुनून होना चाहिए। बिना जुनून के आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो जुनून मनीष जोशी जी में है और मनोज बंसल जी लगातार सहयोगी रहते हैं उस जुनून को और अधिक परवास देने के लिए, लगातार साथ देने के लिए। मनोज बंसल जी के लिए भी जोरदार तालियां। आप जानते हैं कि अभिनय रंगमंच हर बार जो है थिएटर को समर्पित लोगों को अवार्ड देकर के उन्हें सम्मानित करता है उनके योगदान के लिए। तो आज जो अवार्ड दिया जाना है, बेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट प्रमोटर अवार्ड, ये दिया जा रहा है हैप्पी रणजीत जी को। हैप्पी रणजीत, अगर इनका पूरा परिचय सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एनएसडी से इन्होंने थिएटर की शिक्षा ली और उसको प्रचारित और प्रसारित करने में दिन रात लगे हुए हैं। देश भर में अनेक शोज के माध्यम से भी और अनेक संस्थाओं से संबद्ध होकर के भी निरंतरता में ये थिएटर के लिए कार्य कर रहे हैं। 2008 में स्नातक हुए एनएसडी से और बिस्मिल्लाह खां अवार्ड 2012 में इन्हें इनके अभिनय के लिए दिया गया। अभिनय को बेहद संजीदगी से करते हैं। अभिनय को जो है अपना सब कुछ समर्पित इन्होंने किया हुआ है। संगीत नाटक अकादमी की ओर से भी इन्हें अवार्ड मिल चुका है। महिंद्रा मेटा अवार्ड्स जो होते हैं उनमें भी बेस्ट एक्टर के लिए, एंकर याद आता है एंकर को ना, बेस्ट एक्टर अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है। चाइना में गेट्स में जो प्रोग्राम गेट्स का जो होता है उसमें भी बेस्ट एक्टर अवार्ड ये ले चुका है। और अभी हाल फिलहाल जो भी रंगमंच का ज्ञान इन्होंने लिया, जो भी बारीक जानकारियां सीखी, उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए एनएसडी में अध्यापन कर रहे हैं। और मूलतः उड़ीसा से हैं, लेकिन किसी भी तरह से प्रदेश की बंदिशों में नहीं बंधे हुए, पूरे भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगमंच का प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व हैप्पी रणजीत सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आमंत्रण देती हूँ हमारे आदरणीय मंगल सर को कि उनके जैसी शख्सियत अगर ऐसे कलाकारों का प्रोत्साहन करती है तो निश्चित तौर पर कुछ नया करने का जज्बा जो है वो पैदा होगा। अभिनय रंगमंच की ओर से बेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट प्रमोटर अवार्ड जो है वो हैप्पी रणजीत सिंह जी को इस बार का दिया जा रहा है। हाँ जी, हैप्पी रणजीत जी हैं, वो सिंह नहीं है जी। आइए, ये शॉल दे करके सम्मान उनका किया जा रहा है। सर्दियों में शॉल की गर्माहट सिर्फ शॉल की गर्माहट नहीं है, बल्कि अपना की गर्माहट है। अभिनय रंगमंच का स्नेह और दुलार इसमें देखिए। अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तालियां कम है। जोरदार तालियां खिड़की की बात है, बात चलिए जोरदार। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट हैप्पी जी, आप प्लीज कुछ तो कहें, आपको सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा क्या कहूँ, मैं मनीष जी का तो बहुत दिनों से मित्र हूँ। तो हम लोग एक साथ ही शायद शुरू किया जब हम दिल्ली में थिएटर करते थे। तो कभी चाहूँगा यहाँ आऊँ और अभिनय करूँ और आप लोग मुझे उसी से जाने, ना कि इससे या उससे या किसी कम शब्दों में बहुत बहुत गहरी बात इन्होंने कही कि जो मैं करूं उससे मुझे लोग जाने। मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत बहुत बड़ी बात। और अब जो है हम एक सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कन्वर्सेशन, एक बातचीत, बहुत जिज्ञासा है हिसार वासियों में और बड़े उत्सुक और उल्लासित हैं, हर्षित हैं कल से आदरणीय मंगल ढिल्लों सर को अपने बीच पा करके। और थोड़ी सी बानगी हमने कल देखी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी तो वाकई मजा आया उन्हें सुन करके। तो आज जरा और विस्तार से उनके बारे में जानते हैं और उनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर दिनेश नागपाल जी। तो सुनते हैं आदरणीय मंगल ढिल्लों सर से दिनेश नागपाल जी की सार्थक और समीचीन बातचीत। और उसके बाद हम बढ़ेंगे नाटक की ओर और मुझे तालियां कम लग रही है। सार वालों, अनुना जी इज्जत का सवाल है, ताली बजा दिया करो। गुड इवनिंग, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। हाउ इज द जोश?
देयर इज नो जोश। हाउ इज द जोश? जितनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में है, और मैं तो अभी किसी से कह रहा था कि कल से मुझे इनका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो जोश नहीं है। ठीक है, अब आप ये तो बोल नहीं रहे हो वेरी हाई। हाउ इज द जोश? एक बार आप लगातार बिना रुके कम से कम 60 सेकंड की तालियां चाहिए मुझे। मंगल सर कहते हैं कि रात को नींद ना आए तो गुरबाणी लगाकर रिपीट लगाकर सो जाया करो, तो आपने भी रिपीट कर दिया तो मजा आ गया, बहुत मजा आया। बहुत जल्दी मैं बुला रहा हूँ, बस थोड़ा सा उनके बारे में आप जानने के लिए उत्सुक होंगे, थोड़ा उनका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में साझा करूंगा। फरीदकोट जिला में एक छोटा सा गांव है वांडर, जटाना जो है उसका मुख्य अंग है, वहां पे इनका जन्म हुआ। चौथी क्लास तक पंजाब में पढ़े, फिर पिताजी उत्तराखंड में लखीमपुर खेरी में खेती करते थे तो वहां पे चले गए, वहां पढ़ाई की, लौट आए। मुक्तसर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद थिएटर का तो शौक इनको बहुत पहले से लग गया था, और इसी कारण से पंजाब यूनिवर्सिटी के इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में पीजी डिप्लोमा किया। और आपको जानकर बहुत मजा आएगा ये सुनकर that he was gold medalist of that year and topper of his batch। 1988 में बॉम्बे की तरफ रुख किया। व्यक्तित्व माशाअल्लाह, बहुत जल्दी ब्रेक मिला, खून भरी मांग पहली फिल्म थी। बहुत लंबी फहरिस्त है फिल्मों की, फिर भी मैं पढ़ना चाहूंगा। खून भरी मांग, कहाँ है कानून, अपना देश पराए लोग, भ्रष्टाचार, नाकाबंदी, आजाद देश के गुलाम, अंबा, न्याय अन्याय, प्यार के देवता, रणभूमि, अकेला, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ। और टीवी सीरियल्स की अगर बात करूं, बहुत बड़े बड़े टीवी सीरियल्स, जुनून, बुनियाद, पैंथर, और बाकी तो बहुत कुछ सर आपके साथ साझा करेंगे। और कमाल का उनमें काम किया, और जो माइलस्टोन है जिसको मैं मानता हूं कि सर ने उसको कमाल कर दिया, वो था एक भारत के महान सपूत का जो इन्होंने चरित्र हमारे सामने जिया टीवी पे, मौलाना आज़ाद। जोरदार तालियां। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, जैसा भी हैप्पी भाई ने कहा कि मैं अपने काम से जाना चाहता हूं, तो आदमी का काम आदमी से आगे चलता है, और मंगल सर का काम उनसे आगे चल रहा है, और आज हम उनका काम देखेंगे। तो मैं इस शख्सियत को यहाँ न्योता दे रहा हूँ, और अब आपका टेस्ट है कि आप उनको बैठने देंगे या नहीं बैठने देंगे। सर आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कल आपने सर से कुछ चीज़ें सुनी, लेकिन आज मैं बहुत, और जो ये बातचीत हम कर रहे हैं, काफ़ी देर मैंने सर के साथ व्यतीत की, और हमने वो तय किए कि इतना कुछ है इनके पास कि अगर हम सारा कुछ बात करने लगे तो शायद एक मैटनी शो यही होगा, 3 घंटे लगेंगे, तो अब सब बात नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें तय की हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, जो सर साझा करना चाहते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हिसार की धरती पर आपका, एक बार फिर आप यहाँ आए, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और अभी आज जिन लोगों ने नहीं सुनी आपकी बातें उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला सवाल जो इन सबके मन में होगा, एक पंजाब जैसे प्रदेश से, परिवार में खेती बाड़ी अच्छी, पैसा धन कोई दिक्कत नहीं, उस जमाने में जैसे आपने खुद कहा कि कहते थे कंजरा लेज कामुच पै गया फिल्म में करने का काम। सो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक अप एक्टिंग एज अ करियर? आप सबको नमस्कार। ये भाग्य होता है कहने को, जो मर्जी कहता रहे आदमी कि मेरे दिमाग में ये कीड़ा था,
और मुझे बचपन से ये था नहीं, ये भाग्य होता है, भाग्य ही है सब कुछ। और वो भाग्य ने मुझे वैसे विचार दिए, वैसी सोच दी, वैसा नज़रिया दिया, वैसे ख्यालात दिए। तो एक गांव में, जैसे आपके साथ में तो मनीष बाबू ने शुरू किया हुआ है प्रयास, लेकिन वहाँ एक गांव में, हमारा तो पास में कोटकपुरा एक शहर है, वहाँ भी कोई रिश्तेदार नहीं था, तो कहाँ आप ये करें। जब बीए किया तो बीए करने के बाद में वहाँ मैंने एक नाटक किया था, एक ही शो दहेज के बारे में, उस वक्त बड़ा चल रहा था। मैंने खुद ही लिखा, खुद ही उसको डायरेक्ट किया, खुद ही उसमें रोल किया। ना मुझे डायरेक्शन आती थी, ना राइटिंग आती थी, और ना एक्टिंग आती थी। ये बड़ी कमाल की बात थी। यूथ फेस्टिवल में फिरोजपुर में हमने परफॉर्म किया। हमको कोई इनाम तो नहीं मिला, लेकिन लोगों ने कहा कि यार कुछ है इस आदमी में। बस उसके बाद ये था कि कॉलेज में कर लिया, इतना ही काफ़ी। उसके बाद कहाँ मौका मिलेगा एक्टिंग करने का। लेकिन भाग्य ने फिर वैसी परिस्थितियाँ बनाई, किस तरीके से यूपी से यहाँ आ गया, यहाँ से लुधियाना में एक मीठा जहर कोई शॉर्ट फिल्म बनी थी, टीवी फिल्म, उसमें उनको 4,000 रुपये दे के मैंने एक्टिंग करनी शुरू की। और वो बाद में लड़ पड़े आपस में, तो भाग गए बीच में ही, और मैं फिर वापस आ गया। लेकिन वहाँ एक लड़की मिली मुझे, वो दिल्ली से थी, वहाँ थिएटर करती थी सप्रू हाउस में। तो उसने कहा कि आप अच्छे एक्टर लगते हो, आवाज़ अच्छी है, तो आप क्यों नहीं एक्टिंग करते। मैंने कहाँ करूँ, कोई जगह नहीं मालूम है। तूने दिल्ली आ जाना। तो किस तरह से, फिर मैं, ये एक लंबी कहानी है दिल्ली कैसे पहुंचा। लेकिन मैं भाग्य की बात करता हूँ, विधि बनाता है भाग्य। दिल्ली पहुंचा, वहाँ थिएटर किया, किन हालात में किया। मंडी हाउस में धक्के खाए, एनएसटी के काफ़ी लोग मिल जाते थे। किसी मित्र से कहा कि भाई तू अपने घर से एक पंडित था, विपिन शर्मा, आजकल वो बॉम्बे में है, एक्टिव एक्टिंग करता रहता है, हमारा मित्र था। तो हमारे लोगों को ये होता था कि अगर कभी हमको ब्रेड टोस्ट मिल जाए और चाय मिल जाए किसी कैंटीन में, तो वो अय्याशी हो जाती थी। मतलब ये आदत था कि अरे आज तुमको ब्रेड टोस्ट बटर के साथ में, और साथ में चाय मिल गई सब्रू हाउस की कैंटीन में। मतलब ये गजब ही था। तो मैं लोगों की बालकनी में, बरांडाज में रहा, स्टेशन पे सोया, लेकिन गया नहीं वापस। उसके पीछे कारण मैं पिता से झगड़ा करके आया था, क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत गलत काम है, ये एक्टिविटी क्या होता है, ये भांडों का काम है। ये हमारे यहाँ पंजाबी में तो बहुत क्रूड भाषा इस्तेमाल करते हैं, कंजरा ना लड़ गया, इसको कंजर खाना ही बोलते थे वो लोग, मेरा सी भांड ऐसे कहते थे। खैर, तो वो भाग्य मुझे वहाँ से लेके आया चंडीगढ़ ड्रामा डिपार्टमेंट में 200 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी, तो बहुत बड़ा सहारा था उन दिनों। तो उसी से फिर मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली, गोल्ड मेडल मिल गया। उसके बाद फिर अपना ग्रुप बनाया, थिएटर किया, स्ट्रीट थिएटर किया। और वहाँ मामला सर्वाइवल का होता है कि आप जिंदा कैसे रहें। कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कोई टिकट नहीं खरीदता था। तो मैंने कल भी जिक्र किया था कि संध्या छाया मैंने पहला नाटक किया था, जिसमें टिकटेड शोज होते थे। बस उसके बाद में फिर बुनियाद मिला। फिर मैं बार बार कहूँ वो भाग्य था जो मुझे कैसे वहाँ चंडीगढ़ छुड़वाया, दिल्ली ले आया, दिल्ली से बुनियाद मिला। और मैं तो उस ऑडिशन के लिए भी नहीं जा रहा था। एनएसडी के तमाम लोग, रेपर्टरी के तमाम लोग, श्रीराम रेपर्टरी के लोग, तमाम लोग जा रहे थे, और मैं जा भी नहीं रहा था कि यार इतने बड़े बड़े एक्टर वहाँ जा रहे हैं, मुझे कौन पूछेगा। तो मैं, हमारे थिएटर वालों का ये आप देखेगा अभी पर्दे में सारा तकरीबन वही वृत्तांत है। तो थैला होता है हमारे पास एक, और जीन्स पहनते हैं, कुर्ता होता है, ये हमारी ड्रेस होती है थिएटर वालों की। तो वही थैला लेके मैं बैठा हुआ था मंडी हाउस वहाँ चौक पे एनएसडी के साथ। तो उसका नक्शा ही बदल गया, और वो करेक्टर नहीं रहा, तो वहाँ बैठे रहते थे। तो सुभाष और गाथा और उनकी वाइफ ये लोग जा रहे थे, तो कहने चलोगे। अरे मैंने क्या करना है यार वहाँ जाके, मैं भाग्य की बात कर रहा हूँ। तो कहना यार वो मुझे क्यों कह रहे चलो, क्योंकि उनको टैक्सी में जाना था। तो लगा इसको बैठा लेंगे तो ये पैसे हम शेयर कर लेंगे, ये भी कोई दान देगा। मैं भाग्य की बात करता हूँ कि भाग्य कैसे विधि बनाता। वो अपने चक्कर में है कि यार 4 लोग हो जाएंगे तो बांट लेंगे। और मैंने सोचा कि यार ये जा रहे हैं तो चलो बैठे चलते हैं। तो चले गए। तो वहां लगभग 500 का क्राउड होगा, नीचे पूरा उसका हॉल भरा हुआ था होटल का। तो मैं भी बैठ गया जाके। चलो मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में 25 लोग सेलेक्ट हुए, और हमको तो उम्मीद नहीं थी। उन 25 में से 8 लोग बुलाए गए, जिनमें से एक मैं था। उसके बाद मेरी बुनियाद पड़ गई बॉम्बे में, और बस रेस्ट हिस्ट्री। उसके बाद पहचान बन गई, इंस्टेंटली मुझे काम मिलने लग गया, और आज मैं आपके सामने हूँ। और देखिए, मजेदार बात यह है, इतने घोर संघर्ष और इतने कड़वे अनुभवों को कितने मीठे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। सर, आप तो शायद इस
प्रक्रिया से मनीष जी सब गुजरे हैं। तो बहुत खूब, बहुत ही कल मैंने जो शब्द कहे थे मुझे दोबारा वो कहने पड़ेंगे, इनके लिए है। मेरे को लगता है कि जो मैंने कल कहा वो इनके लिए लिखे गए हैं। तेरी और मेरी तालीम में कुछ तो फर्क है, तेरी और मेरी तालीम में कुछ तो फर्क है, मैंने सीखा है उस्तादों से, तूने सीखा है हालातों से। तो हालात को सर ने लोहे का बना दिया। सर बॉलीवुड में 35 फिल्में, सबसे यादगार अनुभव मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं आप बताएं सबसे यादगार अनुभव बॉलीवुड के 2-3 ऐसे आउटस्टैंडिंग जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत शानदार वो इंस्टांसेस और आप उसको भूलेंगे नहीं और आप साझा भी करना चाहेंगे हमारे साथ। नहीं, ऐसे इंसिडेंट तो बहुत होते रहते, लेकिन उसमें जब मैं नया था तो 1-2 इंसिडेंट, जो पहली फिल्म मुझे एक्चुअली, मैं कहता हूँ कि ये फिल्म मेरी पहली थी, जख्मी औरत और खून भरी मांग, लेकिन उससे पहले ही मुझे फिल्म मिली थी आखिरी अदालत। एक वकील बनाया था, बाल सफेद कर दिए, दाढ़ी लगा दी, ऐसा कुछ मुझे बनाया था। बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, विनोद खन्ना, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, सोनम और विनोद मेहरा और तमाम एक्टर थे। तो उसमें मुझे वकील का रोल दिया। तो जब मैं वो रोल, अच्छा हम लोगों को ये होता था, आज भी मुझे ये दिक्कत है कि मुझे कोई रोल मिलता है तो मैं उसको ऐसे करना चाहता हूँ, अगर टीवी में मिलता तो मेरी कोशिश होती है कि टीवी में से निकल के फाड़ के खा जाऊं, क्या कुछ ऐसा रहता है। तो उसमें थोड़ी ओवर एक्टिंग भी हो जाती है, क्योंकि जो स्टेज का एक्टर है, स्टेज लाउड होता है। तो ये तो आपका इंटीमेट है, लेकिन प्रोसीजर में पीछे उसमें 1000 आदमी बैठा हुआ है, तो हमको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप विस्पर भी करें तो लास्ट रो पे बैठे हुए आदमी को दिखाई देना चाहिए। तो आपके एक्सप्रेशन इतने लाउड होते हैं तो पीछे वाले को सुनाई देना। उसमें ये मैं बताऊंगा जब पर्दे पे शुरू होगा कि एक नाटक पर्दे पे क्यों। तो अब मैं तो गया था बॉम्बे को फतेह करने और एक अजीब जुनून था, तो मैंने वो रोल किया। बहुत बड़ी अदालत लगी हुई थी सेठ स्टूडियो में, और मेरा ख्याल मतलब मैंने इतनी बड़ी अदालत उसके बाद कभी देखी नहीं जितनी बड़ी अदालत वो थी। तो जैसे ही वो मेरा शॉट ओके हुआ, लंबा डायलॉग था, तो डिम्पल कपाड़िया दौड़ते हुए आई। वो लिटरली से आदमी हिस्ट्री के वजह चिल्लाने लग गई, जबकि हम लोगों ने कॉलेज टाइम से उनकी फिल्म बॉबी वगैरह देखी थी और भी कई फिल्मों उनकी देखी थी। तो वो चिल्लाने लग गई कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो मुझे लगा मेरी समझ में, इसको मैं क्या बताऊं, व्हाट इज दिस मतलब क्या। तो मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं आपका व्हाट इज दिस। तो कहने लगी ये क्या है, ये समथिंग गॉड गिफ्टेड है या आपने कोई ट्रेनिंग वेनिंग ली है। तो मैंने कहा दोनों है, गॉड गिफ्टेड भी है और ट्रेनिंग मिली है। तो कहने लगी आप मुझे एक्टिंग सिखाएंगे। अब मैं बड़ा एम्बैरेस हो गया। तो इस बात के लिए पहले बहुत कर रहे हैं। पहले तो मैं बड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। मैंने कहा मैं आपको कहाँ एक्टिंग सिखाऊंगा भाई, मेरे पास तो यार रहने की भी जगह नहीं है, कहीं एक कमरे में किस दोस्तों के साथ में पड़ा हुआ था। कहने नहीं मुझे मत बताओ। मैंने कहा आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अच्छा ये विनोद खन्ना, जैकी, तमाम सब देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया, और मुझे कोई पहचानता भी नहीं। बुनियाद मैंने किया था लभायाराम करो, तो एक थोड़ी पहचान तो थी। तो वो कह रही कि नहीं ये मुझे मत बताओ, तुम ये बताओ कि मुझे एक्टिंग सिखाओगे। मैंने अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक्टिंग सिखा सकता हूँ तो ठीक है मैं सिखाऊंगा। तो मैंने काफ़ी उसके साथ सेशंस लिए, उसकी बहन सिंपल को भी उनके घर पे भी गया। उसमें एक अजीब भूख थी सीखने की डिम्पल कपाड़िया में। और एक अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म कर रही थी, हमारे यहाँ आना जाना हो गया था। बाद में जो मोहतरमा से मेरी शादी हुई वो पेंटर हैं, रितु उनका नाम है, तो उनकी ये मित्र थी, इनको पेंटिंग का भी शौक था। तो ये फोन करती है मुझे कि अमिताभ बच्चन को क्या हो गया, जो भी लाइनें लिख के दे देते वही बोल देता है, और ये सड़ी हुई लाइनें मैं तो नहीं बोलूंगी, तो आप मुझे लिख के दोगे। तो मैंने कहा घर पे आ जाओ आप देख लेते हैं। तो मैं मर्डर लाइन से शूटिंग करके घर है तो आ गई। तो मैंने वो देखा, तो मैंने कहा जो मैं इनको लिख देता हूँ, लेकिन अगर मैं लिख के दे दूंगा तो कल जब सेट पे जाओगी तो क्या बताओगे किसने लिखा। अगर कहोगे मैंने लिखा तो आपको मारना बैठे कि भाई हमारा राइटर क्या मर गया, मंगल टिलों से लिखा के लाई हो। और अगर कहोगे मैंने लिखा है तो कहेंगे फिर हम किस लिए, उनकी बेइज्जती होगी, तो वो आपको शूट नहीं करने देंगे। नहीं मानी, कहेंगे आप लिख के दो मुझे। तो मैंने 1-2 घंटे लगा के बैठ के उसको लिख के दे दिया कि यहाँ ये बात बनती है। दूसरे दिन ले गई वहां सेट पे। तो अमित जी की तो ये खूबी है कि उनको जो लिख के दे देते हैं वही बोलते हैं, कोई वो उसमें मीन मेक नहीं करते। लेकिन जब इन्होंने दिखाया तो कहने लगे ये तो हमारी वो लाइनें नहीं है, ये कहाँ से। तो
तो मैंने उसको समझा के भेजा था कि आप वहां ये मत कहना कि मैंने, फिर तो बिल्कुल नहीं बोले देंगे, आप कहना कि मैंने ही थोड़ी मेहनत की है इस पे, तो शायद मान जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेहनत की है, थोड़ा इसको मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी तो अपने हिसाब से बनाया। तो नहीं मैडम, जो हमारे राइटर अनवर थे, अनवर हुसैन ऐसा कुछ नाम उनका है, वही बोलना पड़ेगा। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई बात, मुझे फोन करके, ये लोगों की जाति और व्यक्तिगत मामला है, बहुत खुले दिल से वो गालियां देती हैं माँ की बहन की, तो वो गालियां देती रही कि मुझे वही बोलना पड़ा। तो मैंने कहा मेरी मेहनत क्यों करवाई। तो ये एक दूसरा इंसिडेंट था। जो मेन इंसिडेंट है वो ये है कि अमित जी के साथ मुझे पहली फिल्म मिली अकेला, उसमें वकील बना हुआ था, लॉयर था, और वो तो मतलब हीरो हैं, सुपरस्टार हैं। तो रमेश सिप्पी जी, क्योंकि मैंने उनके साथ बुनियाद किया था, तो उन्होंने मुझे एक रोल दे दिया वकील का। 2-3 सीन्स हैं उसके, और तब ये फिल्में थी बड़ी बड़ी, या फिर टेलीविजन दूरदर्शन था, और कोई था ही नहीं, जिंदा रहने के लिए कोई चारा नहीं था। तो जो भी ठीक ठाक रोल मिल जाए हम करना चाहते थे। तो अब अमिताभ बच्चन के साथ में भाई, और मैं उनका एडमायर रहा हूँ, आज मैं ये कहता हूँ कि अमिताभ बच्चन एक कंप्लीट एक्टर है। दिलीप साहब से ज्यादा मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि उनसे अब एक्शन करा लो, एक्टिंग करा लो, कॉमेडी करा लो, रोमांस करा लो, जो मर्जी करा लो, तो वो कंप्लीट एक्टर है। तो जैसे मुझे सेट पे में आया, तो वो कटघरे में खड़े थे, मुझे मिलवाया रमेश जी ने, रमेश सिप्पी साहब ने, कि अमित इज मंगल, और मंगल अमित जी। तो मैंने से हाथ मिलाया उनसे। तो अब मैंने अदब के तौर पे उनसे कहा कि हुजूर ये मेरी खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला, एंड आई मेंट इट। तो उनको पता नहीं क्या हो गया था, उनकी काफी फिल्मों से पहले फ्लॉप हो गई थी, तूफान और पता नहीं क्या क्या, सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती और ऐसे, तो शायद फ्रस्ट्रेटेड थे। तो ऐसे मेरे साथ हाथ पकड़ा हो, मुझे देख के कहने लगे भैया ये खुशनसीबी है, ये बदनसीबी है, तो भी मालूम हो जाएगा। तो मुझे गुस्सा आ गया कि मैं इनको इज्जत दे रहा हूं, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो क्या कहना चाह रहे थे। उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ में काम करता था वो अक्सर नर्वस हो जाता था, वो लाइनें भूल जाता था। तो उन्होंने ये चक्कर में कहा होगा, लेकिन मुझे लगा यार हद हो गई, ये आदमी मेरी बेइज्जती कर रहा है कि बदनसीबी अभी मालूम हो जाएगा। तो मैंने देखा और उनसे कहा इंशाअल्लाह अभी मालूम हो जाएगा। तो ऐसे ही वहां मैं तो सिगरेट पीता था, हमारे मुंबई में लोग 555 मेंशन एजेस वो स्टाइल से लेके घूमते हैं। तो सामने जो वकीलों का एक टेबल लगा हुआ था, वहां बैठ गया, तो मैं अपना सिगरेट पी रहा हूँ। तो मेरी बड़ी लंबी स्पीच थी, अगर कभी अकेला आप देखें तो उसमें बहुत लंबा बोलता हूँ। तो जब अमित जी को मिला तो पढ़ा उन्होंने, तो रमेश सिप्पी से पूछने लगे कि रमेश ये बड़े बड़े व्याख्यान किसके हैं। तो उन्होंने कहा मंगल के। तो मेरी तरफ देखा, मैं अपना बेटा सिगरेट पी रहा हूँ आराम से। तो फिर मेरी तरफ देखा, फिर रमेश सिप्पी की तरफ देखा, तो रमेश सिप्पी समझ गए। तो कहने लगे डरो मत भाई, ये मेरा एक्टर है, कर लेगा। तो कहने लगे नहीं वो तो ठीक है ये कर लेगा, लेकिन ये आदमी इतने इत्मीनान से कैसे बैठा हुआ है। तो मैंने क्यों भाई कोई तैयारी वारी करके आए हो। तो मैंने तैयारी वारी नहीं की है, मुझे उन्होंने लाइनें दी थी, मैंने याद कर दी, मुझे मालूम क्या करना है। चलिए अब वो जब शुरू हुआ तो मैंने अपनी लाइनें बोल दी। तो तमाम जो हमारे भाई लोग होते हैं जो कोर्ट में बैठे दिखाए जाते हैं, तो उन्होंने सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो अमित जी ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। अब जब बाद में उनका क्लोजअप लेने का टाइम आया, तो मैंने इधर कैमरा लगा हुआ, तो मैंने इसे बोलते टर्न करके कैमरे की तरफ आना था, तो वो बीच में मुझे टोकते हैं, तो मैंने टर्न करके एक हल्की सी स्माइल दी उनको, वहां कट था। तो कहने लगे आप स्माइल क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, मैं जो बात कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप हड़बड़ाएं, तो हड़बड़ा के बीच में बोल रहे हैं तो मैं स्माइल दूंगा। तो कहने नहीं भैया आप स्माइल मत दीजिए। मुझे दूसरा झटका लगा, मैंने रमेश सिप्पी की तरफ देखा कि भाई डायरेक्टर कौन है यहाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ ये अमिताभ बच्चन मुझे कहने स्माइल क्यों कर रहे हो तुम। अब मुझे और गुस्सा चढ़ गया, तो मैं खड़ा हो गया, थोड़ी देर लिए खड़ा रहा। तो मैंने रमेश सिप्पी नहीं बोले, मैंने कहा ये सुपरस्टार है, अगर मैं अड़ गया ये मुझे निकलवा देगा, ये जाके मैं करूँ में बैठ जाएगा भैया मैं मूड में नहीं हूँ, इसको बदलो, फिर दूसरा बंदा था, ये बदतमीज आदमी है। तो ये स्प्लिट सेकंड में से खड़े खड़े मैं सोचा क्या करूं। अगर एक्टर वाली जिद करूंगा, थिएटर वाले एक्टर जिद कर लेते हैं, फिर तो मारा जाऊंगा। मुश्किल से ये रोल मिला। तो रमेश सिप्पी चुप खड़े हुए हैं, तो मैंने अमिताभ बच्चन की तरफ देख के कहा अच्छा सर आप बताइए मैं क्या करूं। लेकिन था मैं गुस्से में, तो कहने लगा गुस्सा हो जाइए। मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे थे, तो मैंने ठीक है मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो मैंने अपना गुस्से से टर्न किया, स्माइल नहीं दिया, शॉट ओके हो गया।
अब उनके क्लोज लेने का टाइम है, तो मुझे खुंदक थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हमारे यहाँ विलन जो है वो अपना रिवॉल्वर निकालता है मारने के लिए हीरो को, और हमारे राजकुमार साहब कहते जानी ये खिलौना जेब में रख लो, तो मार दिया आपने उसको। क्योंकि तो एक्शन रिएक्शन होता है फिल्म में कि आपने रिवॉल्वर निकाला तो दूसरे ने डरना है तो उसका इंपैक्ट आएगा, लेकिन अगर वो कहते जानी ये खिलौना जेब में रख तो उसको तो मार डाला। तो यहाँ यही था कि अगर मैं स्माइल दे रहा हूँ तो वो नीचे जा रहे हैं, अगर मैं गुस्सा हो रहा हूँ तो उनका वो बन रहा है। तो मैं ये बात समझ गया कि यार कितने सेल्फिश लोग हैं, ये इतने बड़े सुपरस्टार हो गए फिर भी ये डर रहे नए आदमी से। तो जब उनका क्लोज लेना था तो हमारे रोमी सौदागर थे उनके चीफ असिस्टेंट, तो वो नॉर्मली जो असिस्टेंट है वो क्यों देता है और एक्टर जाके बैठ जाता है, इसको हम क्यों बोलते हैं अपनी भाषा में। तो मैं उसके पास आया, मैंने रोमी भाई मैं क्यों दूंगा बेटी को, तो नहीं सर आप बैठी ना, मैं हूं ना यहाँ क्यों दूंगा। मैंने नहीं, मुझे पहली बार जिंदगी में मौका मिला बेटी को, सौभाग्य मेरा इनका काम करने का, मैं क्यों दूंगा, लेकिन था मैं खुंदक में। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप दो। तो मैंने वो जब उनको क्यों देना शुरू किया तो उसमें मैंने एक टेक्निक इस्तेमाल की जो मेरी अपनी ट्रेनिंग में थी, मेरे अपने तजुर्बे में थी। वो इतनी ज्यादा काम कर गई कि अमित जी अपनी लाइनें भूल गए। वो जो मैं कर रहा था उसमें उनका ध्यान बार बार मेरे ऊपर जाता था कि साला ये बड़ा बदतमीज आदमी है। लेकिन ये भाषा तो एक्टरों की थी ना, रमेश सिप्पी को मालूम था मैं क्या कर रहा हूं ना किसी को, हमारे दोनों के बीच में था अनसेड अनरिटन, लेकिन मैं वो करता था। जैसे उन्होंने क्या कहा रोल साउंड कैमरा एक्शन, तो मैं अपना वो मैं अपनी खुंदक उनको अपनी आंख में दिखाता था, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि डायलॉग तो मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं अपनी आंख में तेरी माँ की तेरी बहन की कर रहा हूं। तो उनके दिमाग में लगता था कि मैं डायलॉग वो बोलने लगते थे तो ध्यान डायलॉग से हटके मेरे ऊपर आ जाता कि साला बड़ा बदतमीज आदमी है, तो लाइनें भूल जाते थे। अब ये 2-4 बार तो चलो हो गया, लेकिन जब ये 7-8 बार हो गया तो मैं सोचने लग गया कि यार मैंने क्या पंगा ले लिया, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, 200 बंदे का यूनिट है, ये सुपरस्टार है, मैं इसकी इज्जत करता हूं, इसकी बेइज्जती हो रही है। तो अब मैं क्या करूं, अगर मैं ये कहता हूं रोमी भाई आप आके इनको क्यों दो, तब भी इनकी बेइज्जती है कि मैं तंग आ गया यार ये कहां से एक्टर पकड़ के लाया, इसको लाइनें नहीं याद होती हैं, तो उनकी बेइज्जती है। तो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो धीरे 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 एक और टेक्निक मैंने सोच सोच के इस्तेमाल की। तो जब 12वें टेक तक आए तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस होने लगा कि अब ये उस तरह से नहीं कर रहा जैसे इसने शुरू में किया। तो 14वां टेक उनका ओके हुआ और मैंने शुक्र मनाया कि आज के बाद मैं ये कहीं पंगा नहीं लूंगा। और जब शाम को सबको मिलके जा रहे थे, वो हाथ मिला रहे थे, गुड नाइट करते हैं, तो मैं भी वहां खड़ा हुआ था। तो उन्होंने आके मुझसे हाथ मिला, तो मैंने कहा सर इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद यू। तो ऐसे हाथ पकड़े मुझे देखते रहे, तो कहने लगे सर इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद यू टू। थैंक यू सर। So these are two incidents which I always remember in my life जो इंडस्ट्री में हुए। थोड़ा लंबा हो गया, I'm sorry। जी बहुत मजेदार है, ये बहुत ही मजेदार वाक्य है। तो इस मजेदार वाक्य के लिए थोड़ा हम हंस भी ले, लेकिन थोड़ा सा तालियां करते हुए छोटी बातें और करती है। तो बहुत सारे टीवी सीरियल किए आपने, बहुत सारे, बुनियाद की बात आपने की, 30 से ऊपर है। ऐसा कौन सा टीवी सीरियल है जो आपके दिल के बहुत करीब है, था, है और है? वैसे तो बहुत सारे रोल मैंने किए और बहुत लोगों ने तारीफ की, लेकिन हमारी अपनी भाषा में जो हम खुद जो जानते हैं उसमें है कि मैंने कोई ऐसा जबरदस्त काम नहीं किया। कोई भी ठीक ठाक एक्टर होता तो वो कर लेता, लेकिन 2-3 रोल्स मैं कर पाया। जो सबसे ज्यादा जिसको मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के एक एक्टर आए थे महबूब आलम, बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैंने उनका रोल देखा तो मैंने यार ये तो बड़ा जबरदस्त एक्टर है, बड़ी अच्छी आवाज़ उनकी। तो अब ये फिर भाग्य की बात जो शुरू में मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि एक एक्टर मौलाना आजाद के रोल के लिए पाकिस्तान से बुलाया गया, कॉस्ट्यूम पाकिस्तान में बने और शूटिंग शुरू हो गई। पारिस बंगलों में सेट लग गया और शूटिंग करते करते एक सीन में आके वो अटक गए। दिन भर लगे रहे। बाबा आजमी, शबाना आजमी जी के भाई, वो कैमरामैन थे, मज़ाहिर रहीम डायरेक्टर थे और मुहाफिज हैदर उसके राइटर थे। तो अब मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, तो दिन भर लगे रहे उसी सीन पे। तो एंड में जो मज़ाहिर रहीमा भड़क गए तो बाबा आजमी ने उसको भेज दिया कि यार ऐसे तो एक्टर और नर्वस हो जाएगा, मैं करवाता हूँ।
शाम को उस एक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया ऐसी मुश्किल उर्दू मैं नहीं बोल सकता। तो ये लोग माने नहीं कि साला ये आदमी पाकिस्तान से आया मुसलमान है और ये कहता मैं ये उर्दू नहीं बोल सकता, ये झूठ बोल रहा है। तो ने कहा आप मुसलमान हैं और आप उर्दू नहीं बोल सकते, आप लोग क्या बोलते हो? कहना भैया हम तो पाकिस्तान में पंजाबी बोलते हैं, हम उर्दू नहीं बोलते। तो उसने कहा जी मैं ये रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। अब जब वो बिल्कुल ही नर्वस ब्रेकडाउन मामला हो गया उसका, तो उसने छोड़ दिया। तो मैं तो पाकिस्तान वापस जाऊंगा। अब इनका सेट लगा, छोटा सा बजट था, दूरदर्शन का सीरियल था, तो उन्होंने कहा मर जाएंगे हम तो। ये एक्टर ढूंढने लगे, नसीर भाई से, नसरुद्दीन शाह से बात की और कई एक्टरों को ढूंढने लगे। मेरे पास फोन आया तो मैंने कहा मज़ाहिर रहीम का दिमाग खराब हो गया, मैं कहां से मौलाना लगूंगा? मैं भाग्य की बात भी कर रहा हूं इसमें, ये मेरा लाइफ का बेहतरीन जो काम मैंने किया आज तक। तो उसने मुझे फोन किया, यही एक भ्रष्टाचार फिल्म थी रमेश सिप्पी की, मैं उसकी डबिंग करा रहा। तो ये रोमी सौल, वहां उसका फोन आया, तो रोमी सौल आकर वहीं थे असिस्टेंट। तो मैंने कहा बड़े अजीब अजीब लोग हैं। वो मुझे कह रहा मौलाना आजाद का रोल कर दो। अनुपम खेर ने गांधी जी का रोल किया था, तो बड़ा मोटा सा गांधी लगता था बेन किंग्सले के बाद। तो मैंने कहा मैं अपना जुलूस थोड़ी निकलूंगा, तो मैंने ये रोल नहीं करना है। तो जब डबिंग करके जाने लगा तो कहना आपको मालूम मौलाना आजाद कौन थे? मैंने मुझे मालूम है। नहीं आपको नहीं मालूम। मैंने हद हो गया कि मैं अबुल कलाम स्पीच का बाप, ये जो सलीम जावेद और जावेद अख्तर ये जो लिखते हैं वो एक्सटेम्पोर बोलते थे इससे अच्छा, और आप अच्छे एक्टर हैं, आप इसको मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको फोन किया, मैंने अच्छा मैं गेट आउट ट्राई करूंगा, अगर मेरी शक्ल उनसे मिलती है तो कर लूंगा। तो मैंने आ जाओ। मैं गया तो मैंने दाढ़ी वाड़ी लगाई, टोपी उपी लगाई, सब लगा के ऐनक लगाई, फोटो उनके देखे, शीशे में देखा तो मुस्कुराने लगा कि बात तो बन रही है। तो कहने लगे अब इसको स्पीच सुनाओ। तो मुहाफिज हैदर आए, उन्होंने स्पीच सुनानी शुरू कर दी मुझे, और उसको सुन के मैं एक्साइट हो गया यार बड़ा मजा आएगा, उर्दू बहुत खूबसूरत जुबान है, मैं इसको मजा आ जाएगा भाई। तो कहने लगा इससे ही करवाना है। अब मुझे नहीं मालूम था कि पीछे क्या हो, जो कहानी बता चुका हूं कि वो एक्टर सारा दिन इसी स्पीच पे लगा रहा था। उनको लगा कि जितने एक्टरों को हमने सुनाया है उनके चेहरों पे हवाइयां उड़ने लगती हैं कि उर्दू बोलेगा कौन, और ये पहला एक्टर जो एक्साइट हो रहा है। तो वो इज ए लॉन्ग स्टोरी, लेकिन टू बी ब्रीफ, वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है एज एन एक्टर। या एक लहू के फूल सीरियल आता था, उसमें एक डाकू का रोल मैंने किया था, ये दूसरा रोल है जिससे मैं सेटिस्फाइड हूं। या किसी हद तक ये नूरजहां में मैंने शहंशाह अकबर का रोल किया था। ये तीन ही किरदार हैं जिनमें मैं समझता हूं कि मैंने कुछ अच्छा किया। कल से आप यहाँ हमारे बीच में हैं, और आपने कल द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी देखी। बहुत सारे बच्चे इस समय मौजूद हैं जो कि अभिनय रंगमंच के करीब 80 एक्टर हैं हमारी टीम में जो रियाज स्टूडियो के मार्फत अभिनय रंगमंच में जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद हमसे जुड़े ना हो लेकिन एक्टिंग को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। तो ये जो युवा साथी हैं, जितने बच्चे यहाँ हैं जिनका आज प्ले हमने, उनमें से 5 लोगों को आपने परफॉर्म करते देखा, दास्तान साहिब गुरु तेग बहादुर। इन युवा बच्चों को, ये जो अभी एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या राय देंगे कि उनकी राह आसान हो जाए? देखिए वैसे तो आप लोग, क्योंकि आप यहाँ प्रोफेशनली ट्रेंड लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप लोग लकी हैं। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जो लोगों के पास, जैसे मैं गांव में था, मुझे बताने वाला नहीं था कि कैसे एक्टिंग करें। भाई एक्टिंग करना तो चाहते लेकिन कहाँ करें एक्टिंग, उनके लिए ज़रूर मैं कहना चाहूँ। वैसे तो अपने आप को जितना पॉलिश करते, जैसे मैंने आज दास्तान गुरु तेग बहादुर साहब देखा तो मैं उन्हीं से बात कर रहा था कि इसको और पॉलिश करें। जो एक्टर, जब जैसे मान लीजिए भजन सुनने वाले को देखिए, कीर्तन करने वाले को देखिए, अगर वो खुद भीगा हुआ है तो सामने वाला भी भीग जाएगा। अगर आप भीगे हुए नहीं है तो सामने वाला कोई मजा नहीं आएगा। ये रंगमंच ही है जहां मैजिक हो सकता है, और कहीं मैजिक नहीं हो सकता, ना फिल्म में, ना स्क्रीन टेलीविजन में, कहीं मैजिक नहीं हो सकता। यही जब आप परफॉर्म करें और सामने बैठा हुआ आदमी ये सोचे कि मैं भी कर सकता हूं तो आप फेल हैं। जब आप परफॉर्म करें और उसके दिमाग में वो ख्याल ही ना आए, वो मंत्र मुक्त बैठा देखता रहे कि ये कर कैसे रहा है, तो आप कामयाब हैं। ये तो एक बेसिक थ्योरी है। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनको ये चाहिए कि भाई आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेपिटेशन इज द की टू सक्सेस। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसी, आवत जा से सिर पर पड़त निशान। तो आप अपने घर में देखिए, एक आदमी रोज स्कूल जाता है, आता है, जाता है, आता, PhD कर जाता है। एक आदमी रोज तबला बाजा लेके रियाज करता,
तो उस्ताद हो जाता है, आदमी रोज दंड फेलता है, रुस्तमे हिंद हो जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप कैसे करें? या तो जैसे मैंने कहा कि आप स्कूल में कॉलेज में हैं तो वहाँ जरूर भाग लें। वो लोग कुछ प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो आपका रियाज होता रहेगा। अगर वहां आपने कुछ पॉलिश अपने आप को कर लिया है तो यहाँ काम आएगा, धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। मामला तो भाग्य का है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिनके पास ये मौका ही नहीं है, तो आप कुछ अच्छी फिल्मों में अच्छे एक्टर्स को देखिए, उनकी अच्छी स्पीच को लिख लीजिए, लिख के याद कर लीजिए, लेकिन उसकी नकल मत करिए, उसको कॉपी मत करिएगा, वरना वो बिक्री हो जाएगी। उनकी कॉपी करने की बजाय अपने स्टाइल से उसको बोलिए, प्रैक्टिस करिए अपने घर पे। उनकी नकल आपने नहीं करनी है, जैसे वो तो अमिताभ बच्चन कॉपी कर रहा है, इसकी कर रहा है, उसकी कर रहा है, नहीं। अपने ढंग से बोलिए उसको। अल्फाज किसी के लिखे हुए हैं, किसी अच्छे राइटर के, तो उसी से आप अपने आप को मांझते रहिए। ये उन लोगों के लिए है जो किसी छोटे गांव में रहते हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं, जहाँ थिएटर नहीं होता है। यहाँ तो आप लोग पास थिएटर होता है, ये लोग जगह जगह जाकर करते हैं। मनीष और इनके साथ में और लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जरूरत है। देखिए, परफेक्शन कब आती है? जब आप छोटे छोटे फ्लॉज को निकाल देते हैं। आती परफेक्शन छोटे छोटे फ्लॉज को निकाल देने के बाद है, लेकिन परफेक्शन अल्टीमेट होती है। जब तक आपका एटीट्यूड ये है कि अरे चलता है, किसको पता है, नहीं, किसी से मतलब नहीं है आपको अपने आप से मतलब है। क्यों? जब आप अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ में अपना काम करेंगे, डिवोशन के साथ करेंगे, तो आपका काम नहीं रह जाता है, इबादत बन जाता है, पूजा बन जाता है। तो एक्टिंग हो या कोई भी धंधा आप करते हैं, आप उसको फुल सिंसियरिटी, समर्पण के साथ, डिवोशन के साथ इबादत बना सकते हैं। तो आप कहीं भी अपने घर में इस तरीके से अपने आप को मांझ के परफेक्शन के लेवल पे ले जा सकते हैं और बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। सर, अभी हम देखेंगे सावधान थिएटर वाला पागल है। आपने कहा कि ये यूनिक एक्सपेरिमेंट है चित्राटक। तो दो बातें आप ऑडियंस से बताइए कि चित्राटक है क्या, और आज के इसकी जो चित्राटक है इसकी थीम क्या है? चित्र आटक एक नया कॉन्सेप्ट है। चित्र भी है और नाटक भी है। यानी एक फिल्म बनी थी ओथेलो, ओमकारा, नाटक से बनी थी। वो नाटक के ही ऊपर आधारित थी, लेकिन उसमें नाटक गायब हो गया, फिल्म बन गई। जब किसी नाटक पे फिल्म बनती है तो उसमें नाटक की आत्मा मर जाती है, वो कुछ और ही बन जाता है। जैसे लोग फोक पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कुछ और ही बना देते हैं, उसका भी जिक्र है इसमें। तो मेरी कोशिश ये थी कि जो बातें नाटकों में कही जाती हैं वो फिल्मों में नहीं कही जाती है। उसमें कमर्शलाइजेशन होती है, मिलावट होती है, उसमें और मसाला होता है, डाइल्यूट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि जो हार्ड हिटिंग मैसेजेस हैं वो इस तरीके से दिखाए जाएं जैसे कुछ खूबियां हैं फिल्म की और कुछ खूबियां नाटक की, दोनों को इकट्ठा किया जाए। तो जो साउंड है वो फिल्म की है, जो मैग्निफिकेशन है वो फिल्म की, इसका जिक्र मैं करूंगा शुरुआत में, उसके इंट्रोडक्शन में। और जो कंटिन्यूटी है, जो डायरेक्टनेस है, जो कंटेंट है, वो थिएटर का है। दोनों को मिला दें तो चित्र भी है और नाटक भी है। इसमें मैं कहूंगा शुरुआत में कि आपको इसमें नाटक की आत्मा के दर्शन लगातार होते रहेंगे, नाटक गायब नहीं होगा। और कुछ लोगों ने इसको देखा है, जिन लोगों ने इसको देखा है, जहां मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा हमको लगा ही नहीं कि हम ये पर्दे पे देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, हमको लगता है हम नाटक ही देख रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है ताकि नाटक को लंबे समय के लिए जिंदा रखा जा सके, नाटक को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसलिए मैंने एक नया ये एक्सपेरिमेंट किया था, जो जहां जहां भी हमने दिखाया आप भी देखेंगे, तो अपने कमेंट्स दे के जाइएगा कि आपको कैसा लगा। फोन पे दे के भेज दीजिए हमको, या जैसे भी, तो वो भी हम इकट्ठे करते रहते हैं। थैंक यू। तो थीम के बारे में तो हम जब देखेंगे खुद ही आप जान जाएंगे। सर, अंतिम क्वेश्चन, और थोड़ा सा आपके बारे में सब लोग आप जानते हैं, तो एक जिसको कहते हैं सार गर्भित तरीके से आप ये बताइए कि बॉलीवुड से आपका जो ये सफर शुरू हुआ है अध्यात्म की तरफ, प्रभु की तरफ, वो उस जर्नी को जितना जल्दी हो सकता है आप साझा करें, क्योंकि वो मेरे हिसाब से जितना मैंने समझा वो एक कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन कहूँ मैं, और क्या वो साझा करिए आप अध्यात्म की तरफ जो आप जुड़े हैं बॉलीवुड से।
देखिए मुझे नहीं मालूम है आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एक बात जो बीच में मैं कह रहा था उसमें ज़रा आपको बताता चलूँ कि ये नाटक 2 लंबे डायलॉग हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं, और ये शुरू में लिखते हैं, पोस्टर पे भी लिखते हैं, पता नहीं लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये स्पेशली फॉर इंटेलिजेंशिया है और स्ट्रिक्टली फॉर मेंटली एडल्ट्स है, यानी अक्लमंदों और दिमागी तौर पे बालिगों के लिए है। उम्र से बालिग नहीं होता कोई। आमतौर पे कहता कि मैं तो 17-18 साल का हो गया, बालिग हो गया, नहीं। तो ये उनके लिए है, वो इसका मजा लेंगे। और ये हमारे कलाकारों का जो जीवन है, मैंने कल थोड़ा सा रेफरेंस दिया था कि टीम की तलवार उत्तम साहब ने लिखा, और भी कुछ लोगों ने शायद बीच में कुछ थोड़ा बहुत कहा, लेकिन रोते हुए। ये एक वन मैन रिवोल्ट है कि हम समाज की बुराइयों के बारे में, ऐतिहासिक समस्याओं के बारे में, राजनीतिक समस्याओं के बारे में हम नाटक दिखाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। हालांकि चीजें आएंगी, झलकी आएंगी आपको। ये हमारी समस्याओं के बारे में, कलाकारों की, क्रिएटिव लोगों की समस्याओं के बारे में है, और दबंगई से है कि अगर हम समाज के आईने हैं तो फिर अपनी शक्ल देखिए, उसका नंगा रूप देखिए, और उसके लिए जुर्रत चाहिए, गुर्दा चाहिए। ये इस तरह का है। और 2 संवाद है, एक इंटरवल से पहले, एक इंटरवल के बाद, और थ्रू आउट ये ऑडियंस के साथ में, ऑडियंस एक कैरेक्टर है और स्टेज पे एक कैरेक्टर है, उनके बीच में ये डायलॉग है। ये कोई कल्पना में कि वहां गया था, मेरे बाद, इसके बाद में अनुपम खेर जी ने, कुछ भी हो सकता है, मीता वशिष्ठ ने, और आशीष विद्यार्थी ने दयाशंकर की डायरी, मिसेस बब्बर ने उसको डायरेक्ट किया था। काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, और ये एक शुरुआत थी इस तरह की। दिनेश ठाकुर मुझसे कहने लगे, हम तो सोचते ही रहे और आपने कर भी दिया। तो मैंने, आप जाट लोग हैं, जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, पड़ ही जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि इसमें जाटों वाली चीज भी आपको नजर आएगी, लेकिन ऐसा तजुर्बा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर इस कंटेंट पे कभी नहीं किया गया है। हमारी व्यथा को, हमारी त्रासदी को कभी किसी ने इस ढंग से बयान नहीं किया, शेयर नहीं किया ऑडियंस के साथ में। और जहां जहां मैंने किया है, लोग मुझे रोते हुए मिले हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैं परफॉर्म करता स्टेज के ऊपर ही, लोग खाड़े मारते हुए जैसे कोई मर गया हो, मुझे आके लिपट के रोने लगते थे। एक लड़का तो एनएसडी का था, 2nd ईयर का, श्रीराम सेंटर में। तो मैंने कहा, इसको पकड़ो भाई, क्या हो गया इसको? कहने लगे, ये हिल गया है। मैंने कहा, वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन इसको संभालो भाई। तो उसको मैंने कहा कि उसको कार्ड वार्ड दिया। हम लोग रिफ्यूजी मार्केट में जाए खाना खाते थे, तो मैंने कहा, बुरे दिनों में खाते थे, अब अच्छे दिनों में वहीं चल के खाएंगे। तो उसको साथ ले गए। तो मैंने कहा, तुम क्या करते हो? एनएसडी 2nd ईयर में हो, तो रो क्यों रहे हो? कहने लगा, ये यथार्थ जो आपने दिखाया है, ये तो परम सत्य है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं क्या करूं, छोड़ दूं? तो मैंने कहा, यार छोड़ मत, अब एनएसडी पूरा कर ले, उसके बाद में ये मेरा कार्ड ले, हो सकता तेरा विचार बदल जाए, ना बदले तो फिर मुझे फोन करना, बॉम्बे बात करेंगे। उसने एनएसडी पूरी की, करनाल का था, फिर मुझे आके मिला बॉम्बे। मैंने कहा, विचार बदल गए? कहने लगा, विचार तो बदल गए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अटका हुआ हूं। तो उसने फिर कोई अपना स्कूल खोला, अभी वो दूरदर्शन में काम करता है। खैर, तो बड़ा उसका इम्पैक्ट था लोगों के ऊपर। जो कुछ कमेंट्स मैं आपके साथ में शुरू में शेयर करूंगा, थोड़ा सा उसको, ये उन लोगों को सलामी है, सल्यूट है, क्योंकि जब उनके कमेंट्स पढ़े मैंने एकांत में बैठ के, यकीन मानिए, ईश्वर साक्षी है, मैं बहुत वैराग्य में आ जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, रोने लगता हूँ कि उन्होंने क्या महसूस किया होगा। उनके इन कमेंट्स को पढ़ के मुझे हौसला आया कि मैं इसका चित्राटक बनाऊं, क्योंकि इसको करने के लिए मैं 11 बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन लेता था। जैसे 11 दिन बाद शो है, तो 11 दिन पहले इंजेक्शन लेने शुरू करता था, रोज एक इंजेक्शन, और 5 इलेक्ट्रॉल के पैकेट पीता था, 3 शो से पहले और 2 इंटरवल में, और 5000 की आयुर्वेदिक दवाई खाता था गले के लिए और एनर्जी के लिए। और फिर भी जब क्लाइमेक्स आएगा, आप देखिएगा, मेरी एनर्जी कम पड़ जाती थी। तो इसलिए मैंने शूट कर लिया यादगार के तौर पे, लेकिन जब एडिट करके उसको देखा तो लगा, यार बात बढ़िया बनी है। तो नाटक को हम ज्यादा लोगों तक ले जा सके, आज अगर मैं उसको करना चाहूं तो इतनी एनर्जी नहीं ला सकता, है ही नहीं। आप जब देखेंगे तो पता लगेगा। तो ये चीजें मैं इसलिए शुरू में आपको बता दूं, क्योंकि उसमें तुमने बताऊंगा नहीं। अब रही बात जो अध्यात्म की उन्होंने कही, अध्यात्म, देखिए हमारी जो जड़ है, आज हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं,
आप किसी के भी जीवन में झांक के देखिए, किसी के पास अपनी दुखों की पोटली खोल के देखिए तो वो अपनी गठरी खोल के बैठ जाएगा कि तेरे दुख क्या भाई, मेरे सुन तू, और आप दंग रह जाएंगे कि यार इसके तो मुझसे ज्यादा है। तो वो गाना भी था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मेरा चैनल है मंगल ढिल्लों चैनल यूट्यूब पे। तो हम लोग यही काम करते हैं मेनली अध्यात्म में आने के बाद में हम लोग हरिनाम से लोगों की लाइलाज बीमारियों का इलाज करते हैं। तो वहाँ टेस्टिमोनियल्स आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, पहला या दूसरा 2 फोल्ड बनाए हुए हमने, उसमें हरिनाम के चमत्कार, गुरबाणी के चमत्कार, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं। आप टेस्टिमोनियल देखिए जिनको लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हाथ ही खड़े कर दिए कि भाई इसका कोई इलाज नहीं, इसको ले जाओ, इसकी सेवा करो, ये मरने वाला 15 दिन का मेहमान है, 20 दिन का, महीने भर का है। वही ईश्वर का दरवाजा खटखटाता है कि यार कोई पूजा वूजा कराओ, कोई बाबा वाबा ढूंढो, कोई शायद बच जाए। तो वो किसी न किसी तरह से जिसके भाग्य में होता है वो हमारे कनेक्शन में आ जाता है। लोगों को कहते हैं आज ही रो के ईश्वर से प्रार्थना की थी तो आपका नंबर सामने आ गया। तो पहले हमारी समझ में नहीं आता था, अब हम कहते हैं ठीक समझ में आया, तेरे सामने ठीक नंबर आया, ठीक जगह आए। तो ऐसे लोगों को हम ठीक करते हैं। मेनली हमारा काम ये है। चैनल का मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि हो सकता है आप में से किसी का समय आ गया हो ऐसा कि उसका जीवन बदलना हो। मैं फिल्में करता रहा, सीरियल करता रहा, रंग रोगन लगा दिया, किसी के लिखे हुए डायलॉग बोल दिए और फिर घर चले आए, दारू पी, ड्रिंक जिसको आप कहते हैं, सोशलाइज किया, पार्टियों में गए और उसके बाद बकवास की। ज्यादातर दारू पीने के बाद में हमारे लोग अंग्रेजी बोलने लगते हैं, आपने देखा होगा, यू मी आई गुड फ्रेंड्स, मतलब अक्सर। तो हम लोग भी यही करते थे और नॉनवेज खाएंगे, वहां पिकनिक बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार इससे लोगों को क्या फायदा, भाई इससे तो मुझे फायदा होता है। ये तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं कि वो लोगों को स्टार बना देते हैं, उनके फैन बन जाते हैं और वो आपको क्या पिलाते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला। उसने तो 10 करोड़ दे दिया और आपको 23 या 32 पेस्टिसाइड वाला कोका कोला पिला रहा। मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के लिए कहा तो मैंने कहा पहले चेक करूंगा, अगर ये ठीक है तो फिर धड़ल्ले से बोलूंगा, वरना मैंने लोगों को मिसलीड नहीं करूंगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा क्या किया जाए जिससे लोगों का भला हो, क्योंकि कर भला हो भला भले का भला। अगर मैं अपना भला चाहता हूं तो मुझे किसी और का भला करना होगा, यह कुदरत का नियम है। मैं किसी का बुरा करके अपना भला कर ही नहीं सकता। तो ये विचार चलने लग गए तो फिर क्या किया जाए। एक लंबी यात्रा है, मैंने अपने चैनल पे भी शुरू किया हुआ है, रब भगवान से मेरी बातें। मेरी कितनी बार बातें हुई, यकीन मानिए वो है, वो हर जगह विराजमान है। हम कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। ईश्वर सब जगह है लेकिन 2 जगह नहीं है, एक हमारी याद में, दूसरा हमारे विश्वास में, बाकी सब जगह है। इसलिए मेरे सेशंस होते हैं, सत्संग होते हैं 2-2 घंटे के, 2.5 घंटे के। मुझे पता नहीं होता कौन बैठा हुआ है। शुरू में मुझे पता नहीं लगता था, फिर मैंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं मालूम यहां कोई बैठा होगा, संदेश उसने भेजा है, दिया इसके लिए है, मैं माध्यम मात्र हूं। जिसके लिए है उसकी पकड़ में आ जाएगी बात, बत्ती जग जाएगी, वो आज ही शुरू कर देगा, उसका जीवन बदल जाएगा और खाता उसके साथ चलता है। कहीं एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में आनंद से, बेफिक्री से, बेगर्जी से मुझे पता लगने लग जाएगा कि कहीं किसी का जीवन बदला है और वो मेरे हिस्से का पुण्य मेरे खाते में क्रेडिट करता रहेगा। उससे आनंद बन जाता है, बेफिक्री बन जाती है। तो क्योंकि यहां हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस मकसद से। मनीष भाई ने कहा कि आप आए, एक सेशन रखें, क्या टॉपिक हो। मैंने कहा भाई मैं पहले जब जाता था बोलने तो स्लिप बनाता था, जैसे लोग बनाते हैं, पॉइंट लिखते हैं। तो यकीन मानिए, ईश्वर को साक्षी जान के कहता हूं, मेरी स्लिप कभी जेब में रह जाती थी, कभी वो डायस के ऊपर ही रखी रह जाती थी। मतलब तो मैं डरने लग गया। फिर धीरे धीरे जो मैंने वहां सीरीज शुरू की अपने चैनल पे, मंगल ढिल्लों चैनल पे, रब भगवान से मेरी बातें, अब ये उसने मुझे गाइड किया। तो 20 एपिसोड उसके 19 आ चुके हैं। आप देखिएगा, उसमें प्रमाण देता हूं मैं कि कितनी बार बात हुई। मैं बाबा नहीं हूं, मुझे चेले नहीं बनाने हैं, ना मैं नेता, मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं आपको मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है। हम आपको, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है। तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहां इतना मसाला पड़ा हुआ, तकरीबन
460 एपिसोड पड़े, वीडियोस पड़े हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए, नंबर दिए हुए हैं। आप उनको देखिए और देख के जो आपके काम की चीजें पकड़ लीजिए। लेकिन मोटे तौर पे मैं लालची आदमी हूं, मैं आपके माध्यम से महापुण्य कमाना चाहता हूं। महापुण्य कैसे कमाया जा सकता है? आप पुण्यदान करते हैं, लोगों का भला करते हैं, दया करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग, ये एक तरीका है। लेकिन उनमें, उन अच्छे में, भले में सबसे उत्तम क्या है कि आप किसी को कोई प्रमाण देके, किसी तरीके से कोई उदाहरण देके, कोई सबूत देके ईश्वर के नाम से जोड़ दो, तो आप महापुण्य के हकदार हो जाओगे। ये मेरा मुक्त है, क्योंकि जब आप हरिनाम से जुड़ गए तो आपकी कुल का उद्धार हो जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। अब लोगों के पास टाइम नहीं है, ऐसी जिंदगी हमारी हो गई है, हम भागे दौड़े घूमते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो उसमें जो मेरी एक बात हुई ईश्वर से, ये दृष्टांत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बातें करना या टॉक देना और खाना पूरी करना, मैं कहता कि दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके आप लोगों से मिलके, हिसार के लोग बड़े कमाल के हैं और मुझे इंतहाई मसरत हुई आप लोगों से मिलके। तो हम आपके साथ में अपना ये जो कमाल का मेरा शाहकार है वो शेयर करेंगे। मैं बम्बई में बोलने के बड़े पैसे लेता हूँ, आवाज़ बेचता था, आवाज़ के सौदागर कहते हैं हमको। तो हमको कमर्शियल वॉइसिंग के बड़े पैसे मिलते हैं, स्वाद वही और नाम भी वही, बदली है कुछ पैकिंग, ये सब बेचते थे आवाज़, और बड़े पैसे मिलते हैं, 30 सेकंड के 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये मिल जाते थे। ये मैं क्यों चिल्लाए जा रहा हूँ, क्या जरूरत है? इसलिए कि इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसी एक का जीवन बदल जाए तो मेरा हिसार आना सार्थक हो जाएगा। ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बार बार मंगल डिलनो चैनल की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि यार इनमें से 2-4 लोग पकड़ में आ गए, अगर उनका जीवन बदल गया, मैं तरीका बताने जा रहा हूं कैसे बदलेगा। अगर आप लोगों में से मान लीजिए 2-4 लोगों का जीवन बदल जाता तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी कमाई करके आया हूं हिसाब से। अगर 10-20 का बदल जाता है तो यकीन मानिए मैं कह सकता हूं कि मैं हिसार को लूट के जा रहा हूं, क्योंकि इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए किसी के पल्ले नहीं पड़ा, कोई भी नहीं, किसी का जीवन भी नहीं बदला, मैं तब भी कमाई करके जा रहा हूं कि आप लोगों के चक्कर में, थैंक यू, कि आप लोगों के चक्कर में मैंने अपना कुछ समय, अपनी कुछ सांसें सार्थक कर ली, क्योंकि इस जीवन में वही समय और वही सांसें सार्थक हैं जो उस मालिक की याद में गुजारी जाए, उसका नाम जपते हुए गुजारी जाए। तो क्या करें, समय नहीं है, परेशान है, चिंतित है, विचलित है। तो मैं यूपी में, मेरा एक आश्रम है, तो मैं आज दोस्तों को बता रहा था, पत्रकारों को बता रहा था कि मैं बहुत बार बापू से झगड़ता रहा हूं। हमारे पंजाबी में कहते हैं जट जफा। देखिए वो भावना का भूखा है, अगर आपकी भावना बन गई, वो सुनता है, जवाब देता है, और मुझे बहुत बार जवाब दिया, और मैं बहुत भाव विवल होकर रोने लग गया। कई बार तो लंबा लेट जाता हूँ, कोई मुझे देखेगा तो सोचेगा इस साला पागल है। मैं अपने ऑफिस में बैठा बातें करता रहता हूँ और वो सुनता है, उस गडरिये की तरह। ये थोड़ी सी एग्जांपल आपको दे दूं, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग चीजें हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा ये या नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जीवन नहीं इससे बदलेगा, जीवन इससे बदलेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गडरिया जंगल में बैठा हुआ ऐसे अकेला बातें करता रहता था कि हे अल्लाह ताला तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं, क्योंकि जैसा मैं होता हूं वैसे मुझे दूसरा लगता है। मैं चोर हूं, मुझे सब चोर लगेंगे, मैं संत हूं, मुझे सब संत लगेंगे। तो गडरिया अकेला था, भेड़ बकरियां चराता था, तो ऐसे बातें करते कि अल्लाह ताला तू भी अकेला, मैं भी अकेला हूं, तुम ऐसे करो यार, मुझे अपने पास काम के लिए रख लो, मैं तुम्हारी टांगे दबा दिया करूंगा, तुम्हें नहला दिया करूंगा, पानी गर्म कर दिया करूंगा, तुम्हारे कपड़े धो दिया करूंगा, और तुम्हारे सिर में से जुएं निकाल दिया करूंगा। तो एक संत वहां से जा रहा था, तो उसने देखा कि किससे बातें कर रहा है, अकेला ही बैठा। तो उसने पूछा भाई किससे बातें कर रहे हो? उसने कहा अल्लाह ताला से। तो उसने कहा अल्लाह ताला से ऐसे बातें नहीं होती हैं। तो वो हाथ जोड़ के बैठ गया, मैं तो बेवकूफ आदमी हूं, अनपढ़ जाहिल आदमी हूं, तो मैं तो ऐसी बातें कर लेता हूं रोज। सॉरी। तो वो भावना का भूखा है। तो ना मुझे आप बताइए कि मैं कैसे बातें करूं। तो उसने उसको, आप जैसे भी इसको कहना चाहें कि कुरान की कोई आयत दे दी, उसको याद करा दी, या गीता का कोई श्लोक दे दिया, रामायण की कोई चौपाई दे दी, कि ये ऐसी ईश्वर से बात होती है।
तो उसने पहले तो रट्टा लगाता रहा उसको कि कैसे कैसे बोलना है, फिर जो वो चले गए संत तो लगा रहा कि ऐसे बात होती है। लेकिन जैसे मैं एक्टरों से कह रहा था कि यहां से मत बोलना, यहां से बोलना, महसूस करना, तो एक्सप्रेशन आएगा आंख में। ऊपर जितना मर्जी बोलते रहो, चिल्लाते रहो, जब तक आंख में एक्सप्रेशन नहीं आएगा तब तक बात नहीं करेंगे। तो वो ऐसे करने लग गया मैकेनिकल एक्सरसाइज। तो काफी समय के बाद में उस संत को आकाशवाणी हुई, जैसे हमारे हिंदू भाइयों में आकाशवाणी कहते हैं, तो अल्लाह ताला ईश्वर कह लो। तो उसने कहा कि भाई मैंने तुमको लोगों को मेरे नाम के साथ जोड़ने के लिए भेजा था, ये तुमने तोड़ने का काम कब से शुरू कर दिया? तो उसने कहा मेरी क्या मजाल मेरे मालिक, मैंने कहा गुस्ताखी कर दी? तो किसने कहा यार वो गड़रिया रोज अच्छी खासी मुझसे बातें करता था, तो उसको क्या लिख के दिया, उसके चक्कर में लगा रहता, मुझसे बात ही नहीं करता वो। तो हम लोग ऐसे अटके हुए हैं, हमसे बात नहीं करते हैं। अगर भावना से आप उससे बात करोगे तो वो सुनता है, जवाब देता है। मैं उस ईश्वर से डर के कहता हूं और उसको हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मुझे जवाब दिए हैं, हर जगह दिए हैं, बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, हरमंदर साहब में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहां भी मैंने पुकारा ऐसे जवाब दिया। मैं रोने लगता था बच्चे की तरह, भाव विवल हो जाता था। कौर रविदास हाथ पे मेरे कि हाथ से भी निकट है, तुम्हारे हाथ कहीं भी चला जाता है, इससे ज्यादा कुछ भी निकट नहीं है, लेकिन भाव से। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, तो मैं यूपी में इनको कंक्लूड करूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को लगे यार ये कहां ले गए, हम तो ये देखने आए थे। प्लीज उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को ऐसा लगता हो। तो मैं तंग आ गया, मैंने कहा जट जपा, मैं ईश्वर से झगड़ा करता रहूं, वो मैं एपिसोड डालूंगा अपने चैनल पे। तो वो बोलता नहीं है, चुप रहता है, उस बाबू की तरह जो बच्चा जिद करे, आग के साथ खेलना चाहता है और बाबू पकड़ लेता है, खींच लेता है, बच्चा लेट जाता है, टांगे ऊपर करके रोने लगता है, लेकिन वो बांध देता है उसको, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके हाथ जल जाएंगे, इसको चोट लग जाएगी। ऐसे ही मैंने किया बापू के साथ, बहुत गालियां दी, लेकिन वो बोला नहीं, मोड़ता रहा, सारे रास्ते मेरे बंद करता रहा, बंद करता रहा, बंद करता रहा, और मेरी यू टर्न लगवा दी। और तब बोला अब बता। तो मैं लेट गया, आज तक लेटे ही रहता हूं। मेरी पत्नी को लगा कि शायद इसका बैलेंस चला गया है, मतलब इसको डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मुझे लगता था कि बापू शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है, मैं तेरा कैसे धन्यवाद करूं, मैं तो लंबा ही लेट सकता हूं, बस लेट जाओ भाई, लंबे लेट जाओ, मैं ऐसे करता रहता था। तो यूपी में मैं एक दिन नाराज हो गया कि बापू मेरी फिल्में छुड़वा दी, मेरा सीरियल छुड़वा दिए, पैसा उठा नहीं आता है, और ये लोग तो सुनते ही नहीं है, इनके पास तो टाइम ही नहीं है, तो मैं अब छोड़ के जा रहा हूं, मैं अपना जाके फिल्में वाले करूंगा, जो भी है मैं अपना जप लिया करूंगा। तो मुझे आवाज आई कि बेटा ऐसा कर, इनको बोल कि ये रात को अपने धर्म के मुताबिक भजन जो भी इनको अच्छा लगता हो, ओम चांटिंग है, गायत्री मंत्र है, गुरबाणी है, कुरान शरीफ की आयतें हैं, उनको रिपीट पे लगा के सो जाया करें। तो मैंने सवाल किया कि बापू जब सो ही गए तो फिर फायदा क्या? तब उन्होंने मुझे बताया, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, किसी से सुना नहीं था उससे पहले, कि बेटा ये सारा खेल अचेतन का है, चेतन तो छोटा सा है, सारा हिसाब अचेतन के साथ है, सबकॉन्शियस ब्रेन। तो जब आप सो जाते हैं, जो आपकी सांसें चलाता है, आपकी हड्डी, मांस, मज्जा, खून बनाता है, जो आपको सपने दिखाता है, वो सबकॉन्शियस है, अचेतन है, उसी को सुनाना है। वो रात को जागता है और तुम सब कुछ बंद करके सो जाते हो। मुझे लगा ये आइडिया बड़ा जबरदस्त है। मैंने कहा बाबू पहले मैं अपने आप पे ट्राई करूंगा। तो मैंने अपने, मेरे पास सुखमणि साहब था और भजन थे, मैंने रिकॉर्ड करवाए थे बॉम्बे, मैंने वो लगाने शुरू कर दिए फोन में ही, रिपीट पे। इसमें म्यूजिक प्लेयर है, उसको रिपीट पे आप लगा दिए, रात भर चलता रहेगा, 6-7 घंटे आप सोएंगे। ये आपकी सबसे बड़ी मेडिटेशन होगी अगर आप रात को रिपीट पे लगा के सोएं। मैंने लगाया, अपने दोस्तों को लगवाया, डॉक्टर रजनी है, ये सेवा मेरे साथ करवाते हैं, इनको लगाया, तो हमारा जीवन बदलना शुरू हो गया। फिर मैंने लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। सार्कोइडाइसिस, एक लाइलाज बीमारी, नेट पे डालने, किसी डॉक्टर को पूछ लें, इसकी क्योर नहीं है। 25 दिन में 75% ठीक हुई। डिटेक्टिव सिद्धू उनका नाम है, चंडीगढ़ में रहते हैं, उनकी इंटरव्यू मैंने कर लिया, चैनल पे भी डाल ली है। तो ये प्रमाण है। तो आप लोग रात को ओम सबसे बढ़िया है, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप रात को उसको रिपीट पे लगा के इसी म्यूजिक प्लेयर में हल्के वॉल्यूम पे सो जाया करें। 6 घंटे 7 घंटे आप सोए, तो जो मेडिटेशन की थ्योरी है वो इसी पे आधारित है कि आपने अपने चेतन को कंट्रोल करके अचेतन तक जाना है, लेकिन ये चेतन बाधा है, ये अचेतन तक पहुंचने नहीं देता है। जो एक्टर
अगर ये करना शुरू कर दे तो आप देखिए उसकी एक्टिंग में कितना निखार आ जाएगा, कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कितनी क्लैरिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर का नाम, जो हमारे बेचैनियां, परेशानियां, बीमारियां हैं, उसका रूट कॉज क्या है? पाप, जड़ है। तो पाप है कहां? हमारी आत्मा की जो संचित पाप कर्म ने जन्मों से इकट्ठे किए हैं, हमारी आत्मा की मटकी में। क्योंकि शरीर तो जला दिया जाता है, आत्मा जाती है, फिर वो दूसरा रूप धारण कर लेती है, दूसरा जन्म ले लेती है, हिसाब साथ में जाता है। उसी के मुताबिक आपने पाप किए तो डिमोशन होगी, पुण्य किया, नाम जपा तो प्रमोशन होगी। आप बड़ी जगह पर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो जो ईश्वर के नाम से टूटे हुए हैं वो नीचे को जा रहे हैं, जहां से यात्रा शुरू, मिट्टी से माटी को पुतरा कैसे नचत है। और जो नाम से जुड़े ऊपर को जा रहे हैं, वो यात्रा कहां खत्म होती है? ईश्वर होने पे, कि आप ईश्वर का रूप हो जाएंगे, वहां जाके खत्म होगी। इस दुनिया में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, वो है हरिनाम। उसको इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत उसको इस्तेमाल कैसे करना है? मैं एक मिनट, आपको सुनना होगा। जी नहीं, मैं रोक नहीं रहा, मैं अभिभूत हो गया आपकी बात से। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, वो पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर, मेरे नेट पे उनके चैनल में पड़ा हुआ है। तो वहां भाई शास्त्री बैठे हुए थे। मैंने कहा दोबारा बुलाना या मत बुलाना, या खाना पूरी नहीं करने आया हूं। तो वहां आप रिएक्शन देखिए ऑडियंस का वहां पे, क्योंकि मकसद ये होता है। खाना पूरी मैंने कहा मैं कर सकता था, दोस्तों बड़ी खुशी हुई आप लोगों से कर सकता था, 5 मिनट, मुझे भी जल्दी है, मैं जाके सोऊं कमरे में, क्या करना, सारी जिंदगी सोए, पता नहीं फिर कभी हम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ईश्वर जानता है। तो एक ही डिटर्जेंट है हरिनाम, उसको इस्तेमाल कैसे करना है? कान के जरिए। मैल कहाँ है? आत्मा की मटकी में। तो कान के जरिए, कबीर दास जी ने इसको उल्टी गंगा कहा है, मुंह से उचारना है, कान से लेना है। गुरु नानक देव जी का उनकी टेक्निक है, सुने दुख पाप का नाश। ईश्वर का नाम सुनने से दुखों पापों का नाश हो जाता है। दुख का नाश कैसे होता है? क्योंकि दुख का कारण पाप है, पाप जड़ है। तो जब हरिनाम को आप सुनेंगे, अंदर जाएगा, पाप की मैल को धोएगा, राहत मिलेगी, आप बढ़ाएंगे। जब पाप चला जाएगा, जो बीमारी की, परेशानियों की, चिंताओं की जड़ है, तो फिर तकलीफें कैसे रहेंगी? वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी। तो ये जड़ को ठीक करने वाली बात है। कहीं लीकेज है, आप वहां सीमेंट शीट लगा दो, प्लास्टर करा दो, तो कहीं और से निकल आएगा, जब तक आप सोर्स को बंद नहीं करेंगे। सोर्स है पाप, उसका हल है हरिनाम, उसको है सुनना। सुनने का तरीका बेहतरीन है, रात को रिपीट पे लगाइए, आपके फोन में लगा लीजिए, वरना MP3 प्लेयर्स आते हैं। अगर 3 महीने में आपका जीवन न बदले तो मंगल ढिल्लों चैनल पे हम लोगों ने अपने नंबर दिए, हर वीडियो में दिए हुए हैं। आप मुझे फोन करिए, मुझे नीचे जगह बैठा लीजिएगा, मैं आपसे माफी मांगूंगा। हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है, हजारों लोगों का जीवन बदल चुका है, आपका भी बदलेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भला हो, अंत में जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के सुबह उठ के पांव छुआ करें, इसका मैंने डाला हुआ है। मां का स्थान गुरु का है, पिता का स्थान सूर्य का है। सूर्य आपको नाम देगा, बहुत मशहूर हो जाएंगे आप अगर होना चाहते हैं। पिता को खुश करें, और मां को, ये हमारे पहले भगवान है, सुबह उठ के उनके पांव छू लिया करो। ये टेस्टेड है, इसकी एग्जांपल मैंने अपने चैनल पे डाली सबूत के तौर पे। तो उनको, वो हमारे पहले भगवान को खुश कर लिया तो भगवान भी खुश हो जाता है। जिसके माँ बाप जिंदा हैं और खुश हैं, उसका भगवान भी खुश है। जिसके माँ बाप दुखी हैं, उसका भगवान भी खुश नहीं होगा। तो ये करिएगा तो मेरे पिछले कर्म थे, मैंने अच्छा बोया था, वो अंकुरित हुआ, तो फिल्म इंडस्ट्री से मेरा यूटर्न लग गया, और मैं अध्यात्म के जरिए अब लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। और मेरे जीवन में इतना आनंद है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं। पहले एक सीरियल, एक फिल्म छूट जाती थी तो हफ्ता भर मैं अपसेट रहता था, मैं परेशान रहता था। लेकिन अब मैं गिनती भूल गया हूं कि मैंने कितनी फिल्में और कितनी सीरियल छोड़ दिए हैं, मुझे याद ही नहीं है। मैं आनंद में हूं, क्योंकि जो उससे जुड़ता है वो परम आनंद में आ जाता है, क्योंकि वो बेफिक्र है, बेगरज है, बेमोहताज है। जो हरि भजय सो हरि सा होए। आप हरि का नाम ऐसे देखिए, लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता, जीवन नहीं बदलता है। आप ये रात को लगाएंगे, आपका जीवन बदलने लग जाएगा, स्वभाव बदलने लग जाएगा, घर में शांति आ जाएगी। इसके प्रमाण, इसके टेस्टिमोनियल्स मंगल ढिल्लों चैनल पे जाके खुद आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं तो मेरे अंदर तो खत्म हो गए। जो भाव विवल की सर बात कर रहे थे, शायद मैं तो उसी स्थिति में आ चुका हूँ। और शायद इनकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं तो सोच रहे होंगे
कि इतनी हिम्मत हम भी करें कि ऐसा यू टर्न शायद हमारी जिंदगी में भी लग जाए। स्टैंडिंग ओवेशन पर सर आप अगर अपने से और इसलिए मैंने आपकी बात थैंक यू सर।